आज हम लोग प्राचीन भारत के महान सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश का स्थापना किया था। मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने सहायता की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार सम्राट बना। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक सम्राट बना। कहा जाता है कि अशोक बड़ा पुत्र नहीं था और सत्ता प्राप्ति के लिए उसे संघर्ष भी करना पड़ा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा और अशोक के सामने इस विशाल साम्राज्य को सहेजे रखना एक चुनौती थी। अशोक प्राचीन काल का प्रथम सम्राट था जिसने अपने आदेशों को, अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख का सहारा लिया। इतिहास के स्रोत के रूप में भी ये अभिलेख हमारी काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। अभिलेखों में अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया है। अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध को माना जाता है। अशोक के शासन के 9वें वर्ष में अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। अशोक ने पूरी शक्ति के साथ कलिंग पर आक्रमण किया और संपूर्ण कलिंग को नष्ट कर दिया। कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कहा जाता है कि जब अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है तो वहाँ के सारे पुरुषों को वह मार देता है। जब अशोक कलिंग पर अधिकार करने जाता है तो वहाँ की महिलाएं हथियार लेकर खड़ी हो जाती है। कलिंग में भयंकर रक्तपात को देखकर और महिलाओं का साहस देखकर अशोक का हृदय प्रवर्तित हो जाता है और भविष्य में इस तरह का भयंकर युद्ध न करने का निश्चय करता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक एक नए धर्म की शुरुआत करता है जिसे धम्म कहा जाता है। वास्तव में धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि उस समय जो प्रचलित धर्म था, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म,
तो इन धर्मों का यह सार था। अर्थात अशोक ने क्या किया कि जो सभी धर्मों में अच्छी अच्छी बातें थी, उन बातों को अशोक ने एकत्रित कर अपने धम्म में सम्मिलित कर लिया और अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की भी नियुक्ति किया। शुरू में अशोक बौद्ध धर्म को मानता था और उन्हीं के पद चिन्हों पर वह चलता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही किया था। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि एवं अरमाइक लिपि में मिलता है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेख को सफलतापूर्वक पढ़ा था। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर में 4 गुफाओं का निर्माण भी करवाया था। यह गुफा वर्तमान में बिहार के जहानाबाद ज़िले में है। पहले यह गया ज़िले में था, लेकिन अभी यह वर्तमान में जहानाबाद ज़िले में है। और अशोक ने जिन 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, उनके नाम थे कर्ण, दूसरा चौपार, तीसरा सुदामा तथा चौथा विश्व झोपड़ी। अशोक के बाद जो मौर्य शासक हुए, वे उतना शक्तिशाली नहीं थे। अशोक की लिपि भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी मिलते हैं। अशोक के समय में मौर्य शासन संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गया था। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक के अभिलेख भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मिला है, जैसे प्रयाग स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा इत्यादि। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म के विकास और प्रचार में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य लड़खड़ा गया। बहुत से इतिहासकार इसके लिए अशोक को भी जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं थी। अशोक के बाद जो शासक हुए, वे इतने योग्य नहीं थे कि वह इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। मौर्य वंश के अंतिम शासक भीष्मद्रथ थे, जिनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और शुंग वंश का स्थापना
किया। इस प्रकार मौर्य वंश की समाप्ति हो जाती है। धन्यवाद।